गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल अनअकैडमी MPPSC विजय पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, हेलो ऋत्विक, हेलो प्रभाकर, स्वागत है आप सभी लोगों का। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। तो लास्ट टाइम कितना बता दिया था, किसी को याद है आप में से? कहाँ तक हो गया था लास्ट टाइम? मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको शाहजहाँ के बारे में बता दिया था। शाहजहाँ किस प्रकार शासन करते हैं, शाहजहाँ के स्थापत्य कला में क्या क्या इम्पोर्टेंट निर्माण हुए थे, शाहजहाँ के शासनकाल के मेन रिवॉल्ट। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे शाहजहाँ के पुत्रों के बारे में, राइट। दारा शिकोह तक करवा दिया था जी, बिल्कुल ऋत्विक, आपको सही याद है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, दारा शिकोह की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जैसे कि एक तो इसे लघु अकबर कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे शाहजहाँ द्वारा शाह बुलंद इकबाल कहा गया था, यानी टाइटल दिया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा इनकी पुस्तक थी एक नज्म उल बहरीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 52 यानी 52 उपनिषदों को इन्होंने फ़ारसी में ट्रांसलेट करवाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका था। इसके अलावा दारा शिकोह ने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का जो है फ़ारसी अनुवाद करवाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों का संकलन करवाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दारा ने मनुची नामक एक इटालियन को अपने यहाँ तोपची की नौकरी पर रखा था, ठीक। और ये संत मुल्ला शाह का शिष्य था। किसका शिष्य था? संत मुल्ला शाह का शिष्य था, जो कादरी सिलसिले से जुड़े हुए थे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को दारा शिकोह के बारे में पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। अब जो इससे आगे की जो क्लास है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, यानी दारा शिकोह और उसके जो अन्य भाई थे उनमें किस प्रकार जो है उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष को हम इसमें समझने वाले हैं। चलिए, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं इसके बाद क्या हुआ। चलिए, तो देखिए, शाहजहाँ के समय की जो सबसे बड़ी घटना है वो है उत्तराधिकार संघर्ष, यानी भाइयों का आपस में लड़ना। शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनका आपस में लड़ना, उत्तराधिकार संघर्ष कह लो, या आप इनको उत्तराधिकार युद्ध भी कह सकते हैं, कुछ भी बुलाइए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। शाहजहाँ का शासनकाल चल रहा है। शाहजहाँ इस समय कहाँ पर हैं? शाहजहाँ दिल्ली की गद्दी पर आसीन है, क्योंकि शाहजहाँ की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। 1638 में 1638 में शाहजहाँ के द्वारा शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की गई थी, और जो है दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। मुझे लगता है ये लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था, ठीक है। चलिए आप इसको समझिए। इसके लिए हमको 4 राज्यों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपका पंजाब है, आप अच्छे से जानते होंगे पंजाब के बारे में। एक आपका बंगाल है, और एक आपका दक्कन है, साउथ दक्कन का जो राज्य था, और एक आपका है गुजरात। ये 4 बड़े प्रांत हैं,
और इन चारों जगहों पर शाहजहाँ के द्वारा अपने 4 अलग अलग पुत्र, शाहजहाँ के 4 मेन पुत्र थे, टोटल 7 संतान जीवित थी, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो शाहजहाँ का जो सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का जो है गवर्नर था या सूबेदार था, तो आप बताएंगे पंजाब का। बंगाल का जो सूबेदार था उसका नाम था शाह सूजा, ये शाहजहाँ का एक और पुत्र था। इसके अलावा अगर हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। ऐसा नहीं है कि शुरू से लेकर लास्ट तक ये एक ही जगह के सूबेदार रहे हैं, इनको बदल दिया जाता था। जैसे कि औरंगजेब गुजरात का भी रहा है, अफ़गानिस्तान का भी रहा है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग। और गुजरात का जो था उसको बोलते हैं मुराद बख्श, या आप मुराद याद रख सकते हैं, मुराद बख्श भी लिख सकते हैं या मुराद भी लिख सकते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, शाहजहाँ दिल्ली में है और उसके 4 पुत्र जो हैं 4 अलग अलग जगहों के जो हैं क्या है सूबेदार है, मुगल सूबेदार जिनको कहा जाता था। तो अभी आपको ये समझ में आ गया? जी मिल जाएगी ऐप पर PDF। ये क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या होती है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। शाहजहाँ का जो झुकाव था, देखिए थोड़ा हम इसको आराम से समझते हैं। दिल्ली से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन था? दिल्ली का सबसे ज़्यादा जो नज़दीक था वो था पंजाब। तो शाहजहाँ को जब भी आवश्यकता होती, जब भी ज़रूरत होती, तो दारा शिकोह उसके पास होता था। और यही कारण था कि दारा शिकोह को शाहजहाँ ज़्यादा पसंद करता था। इसके अलावा दारा शिकोह मल्टी टैलेंटेड था, अरबी, फारसी, संस्कृत का विद्वान था। पूरी प्रजा दारा शिकोह को पसंद करती थी। विद्वान के साथ साथ लोगों का सम्मान करता था, अन्य धर्मों के प्रति भी अच्छा व्यवहार था। तो कुल मिलाकर दारा शिकोह का जो व्यवहार था वो ऐसा था जिससे सारी प्रजा जो है उससे खुश थी। अब क्या होता है कि 1657 की बात है, 1657 की बात है, 1657 में शाहजहाँ बीमार हो गया। और शाहजहाँ कुछ इस प्रकार बीमार हुआ कि ऐसा लगा कि अब शाहजहाँ जो है नहीं बचेगा और वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो शाहजहाँ ने अपनी बीमारी के शुरुआत से ही दारा शिकोह को जो है बुला लिया और दारा शिकोह को प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगा। यानी दारा शिकोह जो है क्या करने लगा, दारा शिकोह जो है उसके शासन को चलाने लगा। एक तरीके से दारा शिकोह ये तय हो गया कि अब दारा शिकोह ही गद्दी पर बैठने वाले हैं। तो शाहजहाँ का जो ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह, वो दिल्ली आ जाता है और अपने पिता की बीमारी की देखरेख करता है और प्रशासन को अपने हाथों में लेना शुरू कर देता है। इस बात से 3 लोगों को भारी आपत्ति थी। वो 3 कौन है जरा देखिएगा। पहली जो सबसे बड़ी आपत्ति थी वो थी शाह सूजा को, नंबर 1। दूसरी जो आपत्ति थी वो थी मुराद बख्श को, और तीसरी जो आपत्ति थी वो औरंगजेब को थी। हालांकि औरंगजेब कूटनीतिक था तो उसने जो है स्पष्ट नहीं किया। सबसे पहले इनको गुस्सा आया। ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम विद्रोह अगर पूछा जाए किसने किया था, किस पुत्र ने सर्वप्रथम विद्रोह किया, तो उसका नाम है शाह सूजा, जो कौन है, जो कि बंगाल का सूबेदार था। इसने अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर खुद को जो है वहाँ का क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात जो है ये राजधानी पर कब्जा करने के लिए चल देता है युद्ध के लिए, तैयारी के लिए, क्योंकि शाहजहाँ बीमार है। तो ये बंगाल से इधर जाएगा। अब आप ये बताइए, जब ये बंगाल से जाएगा तो पहले बिहार मिलेगा, बिहार के बाद क्या मिलेगा, यूपी। यूपी में आपने एक जगह सुनी बनारस, बनारस के नज़दीक, या आप यूपी समझ सकते हैं, यूपी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध को बोलते हैं हम लोग बहादुरगढ़ का युद्ध। एक सेकेंड, मैं आपको उत्तराधिकार संघर्ष समझा रहा हूँ और प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। बहादुरगढ़ का युद्ध, ये बहादुरगढ़ कहाँ है, ये बनारस के नज़दीक एक जगह थी। 1658 में दोनों सेनाएं कौन, एक तरफ शाह सूजा की सेना आती है और दूसरी तरफ आती है दिल्ली की शाही सेना। शाहजहाँ की सेना को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शाही सेना। या तो आप इसे शाहजहाँ की सेना समझ लीजिए या तो आप इसे दारा शिकोह की सेना समझ लीजिए, क्योंकि दारा शिकोह और शाहजहाँ एक ही हैं। तो दारा शिकोह का जो लड़का था सुलेमान मिर्जा इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था और इधर से शाह सूजा आया। दोनों में युद्ध हुआ और इस युद्ध का जो परिणाम है वो शाह सूजा के विपरीत रहा, यानी शाह सूजा इस युद्ध में हार कर भाग गया। शाह सूजा युद्ध में हार गया और भाग गया। बताइए ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है?
हेलो शेफाली, हेलो गजेंद्र, बताइए क्लियर है आप लोगों को? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई भी अगर आपको डाउट है तो जो है आप ज़रूर पूछिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा इसको, और मैं चाहता हूँ कि आपको रटना ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप रटते हैं तो कहीं ना कहीं भूलने के चांसेस होते हैं। अब क्या हुआ कि जब सासूजा भाग गया तो एक तरीके से कहीं ना कहीं दारा का पलड़ा भारी हो गया। अब इन दोनों भाइयों ने मित्रता कर ली, इन दोनों भाइयों ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया, दोस्ती कर ली और समझौता कर लिया। गद्दी दोनों को चाहिए, लेकिन इन्होंने समझौता कर लिया कि भाई इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे और हम दोनों चलते हैं। इन दोनों की सेनाएं संयुक्त हो गई और इन दोनों की सेनाएं जो है संयुक्त रूप से बढ़ने लगी। ठीक है, बढ़ने लगी। तो आप देखेंगे पहले इनको मालवा में, दिल्ली तक जाने के लिए सबसे पहले इनको मालवा से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको पता है, आगरा और दक्कन से, अगर ये मतलब दक्कन से आएंगे और ये गुजरात से आएगा तो ये मालवा में मिले। और एक जगह थी उसको बोलते हैं धर्मट, आपने सुना होगा, उज्जैन के नज़दीक है, धर्मट का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध भी धर्मट का युद्ध होता है 1658 में। एक तरफ मुराद और कौन है, औरंगजेब की ज्वाइंट सेना है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और इधर से कौन आया, इधर से दारा सिकों की सेना आई। तो दारा सिकों और इनकी सेना के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ और इस युद्ध में औरंगजेब की जो सेना थी और मुराद की जो सेना थी वो जीत जाती है। और दारा सिकों की सेना जिसका नेतृत्व जो है दो लोग कर रहे थे, कासिम मिर्जा और एक कर रहे थे महाराजा जसवंत सिंह, जो कि जोधपुर के थे। महाराजा जसवंत सिंह और कासिम मिर्जा के नेतृत्व में लड़ रही जो शाही सेना है वो हार जाती है और धर्मट के आगे, यानी मालवा, उज्जैन के नज़दीक एक जगह थी धर्मट, और औरंगजेब और मुराद बख्श बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको सेकेंड वॉर समझ में आ गया? तो उत्तराधिकार का पहला संघर्ष कहाँ लड़ा गया, बहादुरगढ़ उत्तर प्रदेश में। दूसरा कहाँ लड़ा गया, धर्मट में। इस युद्ध में दारा सिकों की सेना पराजित हो जाती है और औरंगजेब और मुराद बख्श के नेतृत्व में लड़ रही संयुक्त सेना जीत जाती है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप पूछते रहना। अब क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम है, थोड़ा सा देखिएगा। अब ये जो धर्मट का युद्ध हुआ इसमें जो है शाही सेना हार गई और पीछे हट गई। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद औरंगजेब की सेना आगे बढ़ी। तो आगे बढ़ी तो आपने आपने आगरा का नाम सुना ही है। आगरा के पास, ये उज्जैन के नज़दीक था, एमपी में लड़ा गया था ये। और उज्जैन के नज़दीक एक जगह थी, सॉरी आगरा के नज़दीक, इसको बोलते सामूगढ़, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में इधर कौन सी सेना है, दोनों की संयुक्त सेना है, क्योंकि इधर से तो ये दोनों जा रहे हैं ना जीत कर, तो ये आगे बढ़ रहे हैं आगरा दिल्ली की तरफ। तो ये यहाँ पहुँच गए सामूगढ़ में, ये आगरा के नज़दीक है यूपी में सामूगढ़। ये भी 1658 में लड़ा गया। ये तीनों लड़ाइयाँ 1658 में हुई हैं, 1658, 1650 और 1658। इस युद्ध में भी दारा सिकों की सेना हार जाती है और फिर से औरंगजेब और मुराद की सेना जो है जीत जाती है। यहाँ आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ डाउट हुआ तो फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बहादुरगढ़ के युद्ध में दारा सिकों जीता, सासूजा भाग गया। धर्मट के युद्ध में औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना जीत जाती है और दारा सिकों के नेतृत्व में, दारा सिकों की जो शाही सेना है वो हार जाती है। सामूगढ़ के युद्ध में पुनः औरंगजेब की जीत होती है और औरंगजेब जीत जाता है और शाही सेना हार जाती है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? क्या हम इसको एक डायग्राम को दूसरी जगह पे बना सकते हैं? आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये सामूगढ़ का युद्ध था। सामूगढ़ के युद्ध में कौन जीता? क्योंकि इसके बाद कुछ घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1658 में औरंगजेब जीत गया। सामूगढ़ को मैं कहाँ बता रहा हूँ आपको, आगरा के नज़दीक, राइट। तो इसमें औरंगजेब जीता। औरंगजेब ने जीतने के पश्चात दो काम किए। नंबर 1, सबसे पहले तो अपने भाई मुराद को बंदी बना लिया। जिस मुराद के सहयोग से वो लड़ रहा था उस मुराद को बंदी बना लिया। और तीसरा जो उसने काम किया वो क्या किया, जरा ध्यान से सुनिएगा।
तीसरा काम किया उसने जो है शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा में एंटर करता है और शाहजहां को बंदी बना लेता है। शाहजहां को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद जो है अपना राज्याभिषेक करवा लिया, क्योंकि अब उसे किसी ने नहीं रोक पाया। तो एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो औरंगजेब ने किस युद्ध को जीतने के पश्चात अपना राज्याभिषेक करवाया? तो आपका आंसर होगा सामूगढ़ 1658। सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद ही उसने जो है शाहजहां को बंदी बना लिया था, जो बीमार था, और अपना राज्याभिषेक करवा लिया था, और मुराद को भी बंदी बना लिया था। जी काव्य राठौर, बिल्कुल ले सकते हैं आप। लास्ट में आपको बताता हूँ कैसे लेना है, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताइए। सामूगढ़ का युद्ध क्या हुआ, ये क्लियर हो गया आपको? तो इन 3 युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब सिंहासन पर बैठ चुका है और औरंगजेब शासक बन चुका है। अब उसके जो है 2 भाई अभी उसका विरोध करने के लिए तैयार हैं। मुराद ऑलरेडी उसकी कैद में है। यहाँ तक किसी का सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुल मिलाकर औरंगजेब गद्दी पर बैठ चुका है। दारा शिकोह अपनी ताकत बढ़ा रहा है कि वो एक बार और जो है उससे औरंगजेब से भिड़ सके। अब अगले दौर में क्या होता है वो देखिए। अगले दौर में ये होने वाला है कि जो शाह सूजा है, ध्यान से सुनिएगा, कौन? जो शाह सूजा है, जो कि अभी भाग गया था, वो शाह सूजा दोबारा आता है। शाह सूजा अब की बार दोबारा आया और उसने क्या किया, पूरी ताकत से जो है हमला किया। और इधर से कौन आया? औरंगजेब आया। औरंगजेब और इसकी शाह सूजा की सेना में जो है युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। इसे कहते खजुआ का युद्ध। शायद आपने सुना होगा, ये चौथा युद्ध था, खजुआ का युद्ध। ये नेक्स्ट ईयर लड़ा गया था, यानी 1659 में लड़ा गया। इस युद्ध में शाह सूजा भाग गया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शाह सूजा भागकर जो है बर्मा चला गया। बर्मा यानी म्यांमार। म्यांमार में जाकर इसने शरण ली थी, म्यांमार में छुप गया। तो एक प्रश्न जो है पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछा जाता है किस मुगल शहजादे ने बर्मा में शरण ली थी या बर्मा में उसकी मृत्यु हुई थी? उसका नाम है शाह सूजा। तो इस प्रकार ये जो दावेदार है वो भी जो है समाप्त हो जाता है। कौन सा दावेदार? शाह सूजा का जो है दावा समाप्त हो गया। अब एक ही व्यक्ति बचा जिससे उसको निपटना है, औरंगजेब को, और वो फाइनल लड़ाई लड़नी है। चलिए फाइनल करवा देते हैं इनका। इधर से फिर जो है एक अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा उत्तराधिकार का, जो काफ़ी फेमस है। आपसे पूछा जाएगा अंतिम संघर्ष, उत्तराधिकार का अंतिम संघर्ष कह लो या अंतिम लड़ाई कह लो, इसे कहते हैं देवराय की घाटी का युद्ध। देवराय की घाटी का युद्ध। देवराय की घाटी का युद्ध लड़ा गया 1659 में। इसको क्या हो गया, पता नहीं क्यों चिपक के चल रहा है यार। एक सेकेंड, थोड़ा सा लिखने को लेकर थोड़ा सा परेशानी आती है। कब लड़ा गया? 1659 में। ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? इस तरफ एक तरफ औरंगजेब है और एक तरफ कौन है? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस पर हमला किया। ठीक है, दारा शिकोह ने इस पर हमला किया। ये युद्ध जो है अजमेर की घाटी में लड़ा गया था। अजमेर के पास एक जगह है जिसको बोलते हैं देवराय की घाटी। इस युद्ध में दारा शिकोह को जो है पकड़ लिया गया। क्या कर दिया गया? दारा शिकोह को पकड़ लिया गया, और इस प्रकार औरंगजेब का जो आखिरी विरोधी था वो कैद हो जाता है। कैद होने के बाद देखिए औरंगजेब क्या कर रहा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब ने दारा शिकोह को सज़ा दी। बोला ये इस्लाम का शत्रु है, इसने जो है इस्लाम धर्म की अवहेलना की है, इसे इस्लाम धर्म का शत्रु घोषित किया गया। बाकायदा एक कोर्ट लगाया गया, और कोर्ट लगाकर इसको जो है फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई। फांसी नहीं बोलेंगे बल्कि कत्ल बोलेंगे, कत्ल की सज़ा मुकर्रर की गई दारा शिकोह की। और औरंगजेब द्वारा जो है दारा शिकोह की हत्या करवा दी गई। दारा शिकोह की हत्या करवाने से पहले उसे पूरे आगरा में उसका जुलूस निकाला गया, और दारा शिकोह की हत्या करके उसका सर अलग लटका दिया गया, और उसका धड़ जो है हुमायूं के मकबरे में जो है
कैद कर दिया गया, मतलब हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इन 5 युद्धों में जो भी आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताया है, इस चीज़ को आप देखिएगा। शाहजहाँ दिल्ली में था, उसके सबसे नज़दीक कौन था? पंजाब, इसीलिए उसका जो पुत्र था पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम दारा शिकोह, जो उसका सबसे बड़ा लड़का था। शाहजहाँ बहुत पसंद करता था दारा शिकोह को, ऑलरेडी उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दे रखी थी। जब भी शाहजहाँ बीमार होता दारा शिकोह तुरंत उसके पास होता था। ये तीनों बच्चे से दूर रहते थे, तो कहीं ना कहीं शाहजहाँ का झुकाव दारा शिकोह की तरफ था, जनता का झुकाव दारा शिकोह की तरफ था, और ये तय हो चुका था कि दारा शिकोह ही भविष्य का सम्राट होगा। इसी वजह से उसके तीनों भाई शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद उससे जलते थे। मुराद गुजरात का गवर्नर था, दक्कन का 2 बार गवर्नर औरंगजेब रहा है। 1653-54 में दोबारा से वहाँ का गवर्नर बना था, तभी ये घटना, मतलब फिर 57-58 में युद्ध शुरू हो जाता है, 58 में। और बंगाल का जो गवर्नर था वो शाह शुजा था। पहले लड़ाई किसने लड़ी थी? पहले लड़ी थी शाह शुजा ने, खुद को स्वतंत्र घोषित किया, और वो जो है कब्जा करने के लिए आगरा की तरफ जाता है। तो बहादुरगढ़ यानी यूपी में लड़ाई होती है 1658 में, जिसमें शाह शुजा हारकर भाग जाता है। उसके बाद मुराद बख्श और औरंगजेब दोनों की सेना मिलकर मालवा की तरफ बढ़ती हैं, और उज्जैन के नज़दीक धर्मट का युद्ध होता है। इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद की सेना जीत जाती है, और शाही सेना यानी दारा शिकोह की सेना हार जाती है। इसके बाद धर्मट से वो आगे बढ़ता है और आगरा की तरफ जो है सामूगढ़ का युद्ध होता है, और वहाँ पर जीतने के पश्चात वो कैद कर लेता है किसको? शाहजहाँ को बंदी बना लेता है। मुराद को, अपने भाई से गद्दारी कर देता है जिसके सहयोग से वो लड़ रहा था, और इस प्रकार जो है अब उसका कोई शत्रु नहीं बचा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो कृपया करके पूछ लीजिए। अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब सिंहासन पर बैठा या उसने अपना राज्याभिषेक करवाया? किस युद्ध को जीतने के पश्चात औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया? बताइए, इन युद्धों में कौन सा युद्ध है जिसको जीतने के पश्चात औरंगजेब जो है अपना राज्याभिषेक करवाता है? तो मुझे लगता है वो आपको दिख रहा होगा। उस युद्ध का नाम क्या है? बताइए कमेंट सेक्शन में, किस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया? किसी का कमेंट नहीं आया, क्या बात है? चलिए, तो उस युद्ध का नाम है बच्चों सामूगढ़ का युद्ध। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? उस युद्ध को हम लोग बोलते हैं सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवाया। फिर उसने क्या किया? शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में कैद कर दिया। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद खजुआ के युद्ध में उसने शाह शुजा को दोबारा हराया। इस बार शाह शुजा भागकर बर्मा चला गया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। अंतिम लड़ाई, उत्तराधिकार का अंतिम संघर्ष कहां पर हुआ, या किस युद्ध में उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध लड़ा गया? तो वो है देवराय की घाटी, अजमेर के निकट था। 1659 में इस युद्ध में दारा शिकोह पूरी तरीके से हार गया, उसे बंदी बना लिया गया और उसे इस्लाम धर्म का शत्रु घोषित कर जो है दारा शिकोह की हत्या करवा दी गई। उसके सिर को आगरा के किले के बाहर लटका दिया गया और उसके धड़ को जो है दिल्ली में जो है दफना दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये कुछ प्रश्न बनते हैं। अब आप ये बताइए, क्या औरंगजेब का कोई विरोधी है? बताइए, औरंगजेब का कोई विरोधी है क्या? आप नहीं है। तो जो देवराय की घाटी का युद्ध है वो 1659 में लड़ा गया था। 1659 को जीतने के बाद औरंगजेब क्या करेगा? बताइए, आप खुद ही बताइए क्या करेगा। औरंगजेब दूसरी बार राज्याभिषेक करवाता है। दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया क्योंकि अब उसके सारे दुश्मन निपट गए, उन सभी दुश्मनों को उसने समाप्त कर दिया, इसलिए बड़े धूमधाम से उसने जो है दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। तो एक प्रश्न बनता है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किस मुगल शासक ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया? मुझे लगता है आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा, बड़ी आसानी से याद रहेगा। पहले सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद, और दूसरा जो है वो देवराय की घाटी जो कि अंतिम लड़ाई थी, इसको जीतने के पश्चात औरंगजेब ने बड़े धूमधाम से जो है अपना राज्याभिषेक करवाया और इस प्रकार वो गद्दी पर बैठा। तो अगर आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ तो आप बता देंगे? दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या होगा? अब औरंगजेब गद्दी पर बैठ चुका है। कुल मिलाकर औरंगजेब जो है दिल्ली का शासक बन चुका है और वो गद्दी पर बैठ चुका है। अब औरंगजेब की कुछ और बातें हम लोग करेंगे। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब कौन था? कट्टर सुन्नी मुसलमान था।
औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसके गुरु का नाम पीर मोहम्मद था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? पीर मोहम्मद, ये औरंगजेब के गुरु का नाम था। और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के कारण आप सब जानते हैं औरंगजेब को क्या कहा जाता है? अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसीलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता है। तो औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन याद रखना। औरंगजेब कौन था? शिया था या सुन्नी था? सुन्नी मुसलमान था। पीर मोहम्मद उसके गुरु का नाम था। और जो है याद रखिएगा, उसकी अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता है। ये कुछ बेसिक बातें जो है औरंगजेब के बारे में आपको याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी का कोई सवाल? अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई सवाल है आप में से? तो इस प्रकार औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका है। आइए अब थोड़ा सा मैं आपको पीडीएफ से बता देता हूँ, फिर आप जब भी कहेंगे तो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। तो ये कुछ लड़ाइयाँ थी, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। और इस प्रकार जो है यहाँ पर देवराई की घाटी है और इसका युद्ध होता है। इसके बाद औरंगजेब पुनः जो है अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, हुमायूं के मकबरे को जो है मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं। एक क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए, ये कुछ यात्रियों के बारे में शाहजहां के शासनकाल का लिखा हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। शाहजहां को जैसा कि मैंने बताया कि बंदी बना लिया था। 8 वर्ष तक वो 1658 में उसे बंदी बनाया था और 8 वर्ष तक वो आगरा में कैद रहा। 1666 में उसकी आगरा में मृत्यु हो गई थी और उसे ताजमहल में दफना दिया गया था। बंदी जीवन में उसकी एक बेटी थी जो सबसे बड़ी लड़की थी, उसका नाम था जहांआरा। वो उसके साथ थी। किसके साथ थी? जहांआरा उसके साथ थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये शाहजहां के शासनकाल के कुछ यात्री हैं। शाहजहां के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्री आए, जिसमें एक ट्रेवेनियर था। ट्रेवेनियर एक फ्रांसीसी जौहरी था, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसने पूर्व की 7 यात्राएं की थी, जिसमें 6 बार भारत आया था। कौन? ट्रेवेनियर, जो कि एक जौहरी था। वर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। यह भारत आया था तब शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। मैंने अभी जो आपको बताया ना कि शाहजहां के जो पुत्र थे यानी दारा शिकोह को औरंगजेब द्वारा सड़कों पर घुमाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। वर्नियर ने अपनी आंखों से सीन देखा था और उसने अपने विवरण में लिखा था कि दारा शिकोह को सड़कों पर घुमाया गया और फिर बाद में जो है इसका कत्ल करके हत्या कर दी गई और पूरी जनता में उसका शोक रहा। ठीक है, इसके अलावा पीटर मुंडी बता चुका हूँ। मनुची भी आपको बता चुका हूँ, एक इटली यात्री था और इसे तोपची बताया गया था। इसने भी उत्तराधिकार के संघर्ष की घटनाओं को बताया था। तो कुल मिलाकर ये शाहजहां के शासनकाल के कुछ जो हैं यात्री थे। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के शासनकाल की, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका है और औरंगजेब का इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको सीधा जो है उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ा दिया था। तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था। दोहद इस समय गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। देखिए 1618 की अगर हम बात करें तो जो शाहजहां था वो इस समय क्या था? गुजरात का गवर्नर था। जब वो गुजरात का गवर्नर था, यानी जब वो राजा नहीं बना था, गद्दी पर नहीं बैठा था, उस समय जो है 1618 में औरंगजेब का जन्म हो चुका था। औरंगजेब का बचपन नूरजहां के पास बीता था। किसके पास बीता था? नूरजहां के पास बीता था। औरंगजेब का विवाह फारस की जो राजकुमारी हैं दिलरास बानो बेगम, या जिन्हें राबिया बीवी कहते हैं, उनके साथ हुआ था। ये तीसरा क्वेश्चन है। औरंगजेब को सर्वप्रथम युद्ध का अनुभव ओरछा के शासक जुझार सिंह मुंदेला के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि शाहजहां ने औरंगजेब को सबसे पहले जुझार सिंह मुंदेला के विरुद्ध ही लड़ने के लिए भेजा था। तो ये कुछ बेसिक बातें, क्योंकि हम औरंगजेब स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको उत्तराधिकार संघर्ष इसलिए पढ़ा दिया जिससे वो आपको क्लियर रहे। जैसा कि अभी आपको बताया, सामूगढ़ की विजय के पश्चात 1658 में औरंगजेब ने अपनी पहली बार अपना राज्याभिषेक करवाया तथा देवराई की घाटी के अंतिम युद्ध को जीतने के बाद उसने अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया। ठीक है,
तो जैसा अभी आपको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनता है कि पहली बार वो गद्दी पर कब बैठा, सामूगढ़ विजय 1658, और अंतिम यानी उसने दूसरी बार राज्याभिषेक कब करवाया, देवराय की घाटी। इस प्रकार औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 1658 और 1659। मुझे लगता है यहाँ तक आप में से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक कोई समस्या है कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था, औरंगजेब को जो है पहला युद्ध का अनुभव किसके विरुद्ध प्राप्त हुआ था, औरंगजेब का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब औरंगजेब के शासनकाल की कुछ विजय हम लोग बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको उसके धार्मिक नीति भी बताना चाहता था। चलिए पहले धार्मिक नीति हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आपको उसके विजय अभियान बताता हूँ। चलिए, है ना, आप लोग ये देख पा रहे हैं? आप ये बता दीजिए, मैं आपको स्लाइड पर लिखकर पढ़ा दूँ या ऐसे ही समझा दूँ? मैं दोनों चीज़ें करने में सक्षम हूँ, आप बता देंगे वैसे ही कर दूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। ये आप लोगों को दिख रहा है स्लाइड में प्रॉपर? स्लाइड में दिख रहा है प्रॉपर, तो मैं आपको स्लाइड में बताता जाऊंगा, अच्छे से समझाता जाऊंगा। चलिए, पीडीएफ से दिख रहा है तो पीडीएफ से कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए, तो अब क्या होता है जरा इसको देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि औरंगजेब क्या था, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने कुरान शरीयत को जो है अपने शासन का आधार बनाया और उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार जो है इसने अपना शासन किया। इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसको समझते हैं। देखिए, उलेमा वर्ग कहते हैं कुरान के जानकार जो होते हैं। उलेमा का एक दूसरा नाम होता है दस्तार बंदान भी कहते हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है दस्तार बंदान किन्हें कहा जाता है। ऐसा प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, ये आपके 3 मार्कर में भी आपके काम आ सकता है। दस्तार बंदान इसलिए कहते हैं कि जो उलेमा वर्ग होता था वो कुरान के जानकार होते थे, जैसे कई सारे होते थे, तो वो क्या करते थे, सुल्तान या जो शासक या बादशाह होता था उसको सपोर्ट करते थे शासन चलाने में, धार्मिक विषयों पर उसको सलाह देते थे सुल्तान को। तो ये लोग क्या है, एक जैसी टोपी पहनते थे, ऐसी लंबी टोपी पहनते थे जिसे दस्तार कहते थे। तो क्योंकि ये दस्तार बांधते थे और एक जैसे दिखते थे, इसीलिए इन सभी उलेमाओं को जो है एक साथ दस्तार बंदान बुलाते थे। ठीक है, तो औरंगजेब क्या था, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने जो है उलेमा की सलाह पर अपने शासन को चलाया, यानी उसका जो शासन है वो शरीयत के नियमों पर चलता था, क्योंकि वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब की धार्मिक नीति जो है कट्टरवादी थी तथा वह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। असहिष्णु का मतलब ये हुआ कि वो केवल अपने धर्म को ज़्यादा महत्व देता था, अन्य धर्मों के प्रति जो है उसका जो झुकाव था वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो अपने धर्म को ही सर्वोपरि मानता था। चलिए आगे बात करते हैं। वह दारुल हर्ब मतलब होता है गैर मुस्लिमों का देश। वह गैर मुस्लिमों के देश को दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। ये औरंगजेब की नीति का हिस्सा था। यानी औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बना। दारुल हर्ब का मतलब यहाँ पर है गैर मुसलमानों का देश या काफिरों के देश को जो है मुसलमानों का देश में वो कन्वर्ट करना चाहता था। ये उसकी धार्मिक नीति थी। अब क्योंकि वो उलेमा और कुरान के नियमों के हिसाब से शासन चलाना चाहता है, इसीलिए औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही सभी गैर इस्लामी कार्यों को बंद कर दिया। यानी जितने भी गैर इस्लामी कार्य जो इससे पहले चल रहे थे शाहजहां, जहांगीर या अकबर के शासनकाल में, वो सारे बंद कर दिए। जैसे इसने 80 प्रकार के जो कर थे, टैक्स थे, जो गैर इस्लामी टैक्स थे, जो उनको बंद कर दिया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। आपका सबसे पॉपुलर प्रश्न आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में, नवरोज त्यौहार या जिसे नौरोज त्यौहार कहते हैं वो बंद करवा दिए। क्यों बंद करवा दिया? क्योंकि नौरोज त्यौहार ईरानी था, ये पर्सिया के लोगों का था, ईरानी धर्म का था,
इसीलिए उसने बंद करवा दिया क्योंकि ये गैर इस्लामी है। इसके अलावा राजपूतों की 2 परंपराएं थी जो अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, झरोका दर्शन और तुलादान पर भी उसने रोक लगा दी। झरोका दर्शन क्या होता है? झरोका दर्शन मतलब राजा जो सुल्तान और बादशाह होता था वो अपनी बालकनी या महल के बाहर कहीं पर भी आकर जो है प्रजा का अभिवादन करता था, हाय कैसे हैं आप सभी लोग। ऐसे जैसे राजपूत राजाओं में परंपरा होती थी कि जब उनका जन्म होता था तो वो महल के बाहर आते थे और उनके जन्मदिन पर क्या होता था कि एक तराजू में उनको तोला जाता था और उनके बराबर सोना या चांदी जो भी है उस समय तौल कर वो गरीबों में बांट दिया जाता था। तो ये 2 परंपराएं अकबर के शासनकाल से जो है मुगलों के यहाँ प्रारंभ हुई थी, क्योंकि ये परंपराएं हिंदुओं की थी या राजपूतों की थी, इसीलिए औरंगजेब द्वारा इन पर रोक लगा दिया गया। तुलादान आपने देखा होगा, आजकल के जो पॉलिटिशियन होते हैं वो चुनाव के समय पर बड़ा तुलादान करवाते हैं फल फ्रूट से, किसी चीज़ से, और बाद में उस फल फ्रूट को अपने प्रचार में आए लोगों में बांट दिए जाते हैं, केले वगैरह या ये सारी चीज़ें। इसके अलावा औरंगजेब की एक और विशेषता है कि दरबार से सभी संगीतकारों और नाचने वालों को हटा दिया, क्योंकि इस्लाम इसका समर्थन नहीं करता गाने का और नाचने गाने का। तो इस प्रकार जो है उसने सभी गैर इस्लामी कार्यों को बंद करवा दिया, संगीतकारों की छुट्टी कर दी, नाचने वालों की छुट्टी कर दी, सभी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी हिंदू फेस्टिवल नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार जो है उसने, क्योंकि वो कठोर यानी वो एक कट्टर इस्लामिक शासक था, इसलिए उसने सभी गैर इस्लामी कार्य जो भी इस्लाम के अगेंस्ट थे या जो भी कुरान के हिसाब से सही नहीं थे उन सबको बंद करवा दिया। ये क्लियर है जी? लड्डू से भी तुलते हैं भाई साहब जी। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? उसने नशीली दवाइयों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, ये आप याद रख सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1669 में सभी सूबेदारों और मुहस्सिबों को मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब के समय में ही गुजरात का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव दास जो मंदिर है, कौन सा? मथुरा का केशव दास मंदिर, केशव दास नहीं है, इसको कुछ और बोलते हैं, गलत लिखे, केशव राय मंदिर बोलते होंगे, ठीक है। तो औरंगजेब के समय गुजरात का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय जो मंदिर था, जो वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था, इन सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? इन सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया, ठीक है। तो औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया था? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, तो इसके लिए आपको ये ईयर याद रखना पड़ेगा। 1669 में औरंगजेब ने सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। चलिए, इस पीडीएफ से, इस स्लाइड से अगर आपका कोई भी प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक आप लोगों का कोई प्रश्न है? जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, राजा जसवंत सिंह जो कि किसी ज़माने में औरंगजेब के विरोधी थे, बाद में औरंगजेब के समर्थक बन गए थे। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ 1679 में मारवाड़ पर पुनः जजिया कर लगा दिया। ये ध्यान देना इस बात पर, यानी जिस जजिया कर को अकबर ने दी एंड कर दिया था, उस जजिया कर को 1679 में औरंगजेब द्वारा पुनः लगा दिया गया तथा तीर्थ यात्रा कर लगाना भी प्रारंभ कर दिया। ये औरंगजेब के शासनकाल की एक और बड़ी घटना थी। और सबसे पहले जो जजिया है वो किस राज्य पर लगाया गया था? याद रखना, मारवाड़। मारवाड़ मतलब होता है जोधपुर। 1678 में राजा जसवंत सिंह की जामरुद्द के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो उनके मरने के पश्चात जो है औरंगजेब ने 1679 में मारवाड़ पर जजिया कर लगा दिया। तो सर्वप्रथम जजिया कर किस राज्य पर लगा था बच्चों? मारवाड़ पर लगा था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1679 में। औरंगजेब ने गैर इस्लामी कार्यों को रोकने तथा प्रजा के चरित्र पर निगरानी रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका नाम था मुहत्सिब। ये मुहत्सिब एक्चुअली में अगर आप MPPSC में देखेंगे तो 3 मार्कर में भी आया है। मुहत्सिब को हम एक सरल से भाषा में या सरल से शब्द में बोल सकते हैं लोक आचरण अधिकारी। क्या था? लोक आचरण अधिकारी। 1679 में औरंगजेब ने 1679 में औरंगजेब ने
लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी का मतलब है कि जो लोगों के आचरण को देखता था कि कोई भी व्यक्ति गैर इस्लामी कार्य तो नहीं कर रहा। तो मुहस्सिब का कार्य क्या था औरंगजेब के शासनकाल में, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। मुहस्सिब मतलब लोगों के चरित्र पर नज़र रखने वाला, कि यानी कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो कोई गैर इस्लामी कार्य कर रहा हो या कोई ऐसा काम कर रहा हो जो इस्लाम के विरुद्ध हो। यहाँ तक कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। सिक्सटीन सिक्सटी थ्री में औरंगजेब ने सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बैन कर दिया था? औरंगजेब है। हालांकि प्रयास तो अकबर ने भी किया था, परंतु अकबर से ज़्यादा सफल औरंगजेब रहा था सती प्रथा को बैन करने में। तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, लेकिन अगर आप इन धार्मिक नीति से देखें तो संभवतः आप उसकी आलोचना करेंगे कि उसने सभी गैर इस्लामी कार्य बंद करवा दिए, हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया, जजिया कर लगा दिया। लेकिन क्या औरंगजेब ने ये सब जो किया उसके पीछे कोई कारण था? तो इस चीज़ को भी देखना जरूरी है। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। उसकी धार्मिक नीति को दो चरणों में बांटा जाता है। पहला 1658 से 1667 तक, 58 से 67 तक उसने राजपूतों के प्रति उदार धार्मिक नीति अपनाई। उसने राजा जसवंत सिंह और राजा जय सिंह को क्रमशः गुजरात और दक्कन जैसे समृद्ध क्षेत्रों की सुविधाएं भी दी। यानी पहले जो है कहीं ना कहीं औरंगजेब राजपूतों के प्रति उसका व्यवहार सॉफ्ट था, और वो जो है क्या करता है, राजपूत शासक जो थे उनको सम्मान भी देता है और उन्हें अपना क्या सुबेदार भी अपॉइंट करता है। लेकिन समय परिवर्तन के बाद जैसे दूसरा चरण आता है, उसकी जो नीति है 1667 से 1707, इस चरण में उसने राजपूतों के विरुद्ध कट्टर धार्मिक नीति अपनाई। मुस्लिम समाज का समर्थन प्राप्त करने हेतु उसने इस्लाम के नियमों को शासन का आधार बनाया, और इस प्रकार वो जो है एक कट्टर शासक के तौर पर जो है फेमस हुआ। उसने मनसबदारी व्यवस्था में हिंदुओं की छटनी, ये छटनी लिख सकते हैं, छटनी की तथा मराठाओं की नियुक्ति की। आप देख रहे हैं यहाँ से मराठाओं को अपॉइंट करना जो है शुरू कर दिया। हालांकि मराठाओं को पहली बार उमरा वर्ग में शामिल करने का काम जहांगीर ने किया था। उमरा वर्ग का मतलब है उच्च वर्ग में शामिल करने का, मराठाओं को सेना में लेने का जो काम है वो जहांगीर ने किया था। ठीक है, चलिए एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आखिर औरंगजेब ने सभी गाने नाचने वालों की छुट्टी कर दी, इतना आखिर कठोर प्रतिबंध क्यों लगाया? उसने आर्थिक संकट के कारण इतिहास लेखन, इतिहास कला, चित्रकला जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर शराब, भांग, मादक द्रव्य और सेवन पर पाबंदी लगाई। यानी संभवतः औरंगजेब ने जो नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया या कलाकारों को दरबार से हटा दिया, हो सकता है ये आर्थिक संकट रहा हो, उसके समय पैसे की दिक्कत रही हो जिसकी वजह से उसने ऐसा किया हो। अतः हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के जो कुछ कार्य ऐसे थे जो उसे धार्मिक रूप से कट्टर प्रमाणित करते हैं, किंतु औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता मुस्लिम जमात का समर्थन प्राप्त करने हेतु एक राजनीतिक व्यवस्था थी। ये व्यवस्था लिख गया है। इससे उसके शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए, जिससे उसकी सैन्य शक्ति का ह्रास हुआ और मुगल साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। तो कुल मिलाकर औरंगजेब ने जो कार्य किए वो धार्मिक रूप से कट्टर तो हैं, परंतु उसके पीछे उसकी एक राजनीतिक व्यवस्था ये थी। संभवतः वो मुस्लिम जमात का, उलेमा वर्ग का समर्थन प्राप्त करना चाहता था, जिससे कि वो उसे मुस्लिम समाज में ये मैसेज दे सके कि वो एक कट्टर मुसलमान है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। काव्य राठौर बताइए कोई डाउट है आपको, या और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं?
ओके, आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की दक्षिण विजय या औरंगजेब की दक्षिण नीति? देखिए, औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 में एक अभियान कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस समय बीजापुर का जो शासक था वो सिकंदर आदिल शाह था। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाने के कारण बीजापुर द्वारा की गई संधि का उल्लंघन करना था। मैं अभी आपको समझा देता हूँ। गोलकुंडा को 1687 में जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया था और वहाँ के जो शासक थे उनको कैद कर लिया था। ठीक है, तो क्या था, अब्दुल्ला कुतुब शाह के बाद जो है अबुल हसन यहाँ का शासक बना था। अब मैं थोड़ा सा आपको वैसे समझा दूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ये। चलिए आइए, चलिए तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको थोड़ा सा एक ब्लैंक स्लाइड में समझ लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक राज्य था और उस राज्य का नाम था बीजापुर, और यहाँ पर एक राज्य था और इस राज्य का नाम था गोलकुंडा। ये काफ़ी बड़ा था और ये इस तरीके से फैले हुए थे। अभी यहाँ पर यही मेन शासक थे, इस तरीके से भी आप मान सकते हैं। गोलकुंडा था और यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें और थीं, पर वो इतनी पावरफुल नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये मेन थे। इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मराठा थे। यहाँ पर कौन फैले थे? मराठा बिखरे हुए थे, मराठा जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे। अब अगर हम इसके बाद बात करें इसके ऊपर, तो क्या था, ये जो इलाका था ये वाला पूरा, ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मुगल साम्राज्य। पूरा जो नॉर्थ इंडिया है पूरा मुगल साम्राज्य के अधीन था और इसकी जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी और दिल्ली में जो है औरंगजेब का शासन था। ठीक है, अब औरंगजेब पूरे नॉर्थ इंडिया का शासक था। औरंगजेब के पास लगभग उस समय 18 सूबे थे। 18 सूबे मतलब बड़े बड़े 18 प्रांत थे, जिसमें बंगाल भी शामिल था, गुजरात भी शामिल था, मालवा भी शामिल था। ठीक है। अब औरंगजेब के पास 18 सूबे थे। औरंगजेब के पास जो है मालवा, गुजरात, बंगाल जैसे बड़े बड़े प्रांत भी थे। तो उसने क्या किया, उसने एक प्लान बनाया। ये उसकी दक्षिण नीति कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षिण नीति। इस दक्षिण नीति के तहत उसने 3 काम किए। नंबर 1, उसने बीजापुर को जीता। कैसे जीता बात करते हैं। गोलकुंडा को जीता। और तीसरा, इस काम के तहत, इसी पॉलिसी के तहत उसने मराठाओं पर हमले किए। क्या किए? मराठाओं पर हमले किए। अब एक समस्या क्या थी, ये दोनों सिया राज्य थे भैया। ये दोनों कौन थे? सिया राज्य। जबकि वो कौन थे? औरंगजेब कौन था? कट्टर सुन्नी मुसलमान। तो ये इनमें आपस में यहाँ पर टेंशन था, आप ऐसा समझ लीजिए। हालांकि अब एक एक बात को ज़रा ध्यान से सुनना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहजहां के शासनकाल में बीजापुर और गोलकुंडा ऑलरेडी मुगलों से संधि कर चुके थे। यानी बीजापुर ने और गोलकुंडा ने ये कहा था कि वो सालाना मुगलों को टैक्स देते रहेंगे और चल रहा था बढ़िया शाहजहां के शासनकाल से ही। लेकिन औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। और दूसरा, औरंगजेब एम्बिशियस रूलर था। तो बस अब क्या था कि औरंगजेब ने ये डिसीजन लिया कि वो इन राज्यों को जीतेगा। तो सबसे पहले उसने बीजापुर, फिर उसने गोलकुंडा को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ठीक है, अब मैं इसको इस कलर से कर देता हूँ, आप सुनना ज़रा, समझना। तो जब औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत इन 2 सिया राज्यों को जीतने के लिए लगा दी, तो
तो अभी ये दक्षिण के पावरफुल राज्य थे, बात सुनना जरा, यानी अभी दक्षिण में ये पावरफुल थे, जिसकी वजह से मराठा जो है कमजोर थे। अभी क्या थे, मराठाओं को उभरने नहीं दे रहे थे, मराठाओं को ताकतवर नहीं होने दे रहे थे बीजापुर और कौन, गोलकुंडा। लेकिन क्योंकि ये लोग आपस में लड़ रहे थे, तो इसका फायदा, जब दो लोग आपस में लड़ेंगे तो इसका फायदा कौन उठाएगा, इसका फायदा तीसरा उठाएगा। तो जब ये आपस में लड़ रहे थे तो इनके इस लड़ने से मराठा जो है क्या हो गए, मजबूत हो गए। क्या हो गए, क्योंकि अब दक्कन में उनको रोकने के लिए कोई बचा नहीं, और मुगल्स इतनी दूर से आकर उनको रोकेंगे तो इतने उनके पास दमखम नहीं था मुगलों के पास मराठाओं को रोकने के लिए। ये बात थोड़ी सी सत्य है। तो इस प्रकार ये नॉर्थ इंडिया तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन अब औरंगजेब ने पूरी ताकत से जो है बीजापुर पर भी अधिकार कर लिया 1686 में, और गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया 1687 में। लेकिन इन दोनों को जीतने के चक्कर में अब औरंगजेब के पास सूबे कितने हो गए, सूबे हो गए 20। औरंगजेब के पास 18 + 2 = कितने हो गए, 20। ये पूछा जाता है औरंगजेब के पास टोटल सूबे कितने थे, कई बार एग्जाम में आया औरंगजेब के पास सूबों की संख्या कितनी थी, 20। वो कौन से दो सूबे औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिलाए थे, एक बीजापुर और एक गोलकुंडा। बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687। लेकिन ये जो औरंगजेब ने किया, यानी औरंगजेब ने जिस तरीके से अपने राज्य का विस्तार किया पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक, ये तो ठीक है कि वो एक एम्बिशियस रूलर था, लेकिन इससे एक जो लोग थे, ये जो पावरफुल लोग थे, इनको उभरने का मौका मिल गया। और इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र में अपना एक बड़ा जो है राज्य क्रिएट कर लिया, जिनको हम लोग मराठा कहते हैं। क्या कहते हैं, मराठा। तो इस प्रकार यहाँ पर एक नई शक्ति का उदय होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मराठा। अब औरंगजेब ने इन मराठा राज्यों यानी मराठाओं पर अटैक किया, लेकिन औरंगजेब इनको कंट्रोल करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि शिवाजी ने, आपको तो पता है शिवाजी कितने कूटनीतिक थे। तो इस प्रकार यहाँ पर एक मराठा शक्ति का उदय होता है। ठीक है, तो औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी जो है उसके पतन का कारण किस प्रकार बन गई, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद जो है एक क्लास खत्म कर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बस थोड़ी सी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। क्या है वो बात, जरा सुनिएगा। कि औरंगजेब ने पहले तो बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के लिए कई साल लगा दिए, फिर बीजापुर और गोलकुंडा का पतन हुआ तो अब मराठा एक नई चुनौती बन गए। तो उनको जीतने के लिए उसने पूरी ताकत, कभी जयसिंह को, कभी शाइस्ता खां को, कभी किसी को भेज रहा है। तो कुल मिलाकर उसने अपनी ज़िंदगी की लगभग 21 साल दक्कन को दी, और वो दक्कन को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहा, और दक्कन में उसकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार मेंस में जब आप पढ़ेंगे तो एक प्रश्न बनता है। वो प्रश्न ये होता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन कर दिया, वैसे ही दक्कन के नासूर ने या दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब का पतन कर दिया, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें ये बताना है कि औरंगजेब की दक्कन नीति के तहत उसने क्या क्या किया। पहले बीजापुर, गोलकुंडा, मराठा को जीतने का प्रयास किया, तो वो अपनी ज़िंदगी के लगभग 20-21 साल कहाँ दे बैठा, दक्कन में। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उत्तर पर कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उत्तर में अव्यवस्था फैल गई, और इस दक्कन की नीति में उसे बड़े पैमाने पर धन की हानि हुई, आर्थिक हानि हुई, सैन्य शक्ति का ह्रास हुआ, क्योंकि बीजापुर गोलकुंडा के युद्धों में भी हजारों सैनिक मारे गए, मराठाओं से भी हजारों शाही सैनिक मारे गए। तो इस प्रकार जो है औरंगजेब, क्योंकि इसके बाद उसने कोई ऐसा नियम भी नहीं बनाया कि कौन गद्दी पर बैठेगा, तो बहुत सारे ऐसे समस्याएं थी, जिसकी वजह से जो है मुगल साम्राज्य यहाँ से पूरी तरीके से पतन हो जाता है। तो ये औरंगजेब की दक्कन नीति में आपको क्या बताना है, दक्कन नीति के तहत उसने 3 राज्यों को जीतने का प्रयास किया, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा, जिसमें मराठाओं को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में असफल रहा, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी को उसने गिरफ्तार तो कर लिया, मृत्यु भी कर दी, उनको मार भी डाला, परंतु ताराबाई और राजा राम के नेतृत्व में मराठाओं ने स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। अब ये बताइए कि यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बोलिए। बताइए, यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो प्लीज़ बोलिए। अब औरंगजेब के समय के कुछ रिवॉल्ट रह गए, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। अभी आप बताइए, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया आपको? कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये औरंगजेब के बारे में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, औरंगजेब के किस तरीके से उत्तराधिकार संघर्ष को जीता,
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो उत्तराधिकार संघर्ष था, जो मैंने आपको बता दिया, औरंगजेब की धार्मिक पॉलिसी आपको समझा दी। अब इससे आगे का क्या है, इससे आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे, यानी जिसमें हम औरंगजेब के शासनकाल के प्रमुख विद्रोह पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से MPPSC और व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो भारत के सबसे बड़े लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, पाइए प्लस सब्सक्रिप्शन और अनलिमिटेड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लास के साथ जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ जो है आप अनअकैडमी से तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी के बहुत सारे एडवांटेज हैं, आप कहीं भी जो है रिकॉर्डेड या लाइव सेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से घर से जो है क्लास ले सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, मल्टीपल कोर्सेज, प्रॉपर कोर्सेज आपको मिलेंगे, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस मिलेंगे, PDF में आपको नोट्स मिलेंगे और मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे। अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट करना है और आपका जो गोल है वो है MPPSC एंड व्यापम। तो MPPSC एंड व्यापम को जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप जो है क्या करेंगे, आप अनअकैडमी पर क्लासेस लेने में आप जो है तैयार हैं आप। ठीक है, अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस होती हैं, बहुत अच्छी ये क्लासेस होती हैं। इनका फीचर, स्पेशल फीचर है अनअकैडमी का, इंटरेक्टिव लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में लाइव चैट में आप भाग ले सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, पोल्स के माध्यम से टॉपिक को बेहतर समझ सकते हैं, रेज अ हैंड करके एजुकेटर से आप बात कर सकते हैं। नेवर मिस क्लास, मतलब आपको हर क्लास का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा, लेक्चर के नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलते हैं, एनी टाइम एनी वेयर जो है आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, डेली 12 बजे मेरी एक MCQ सेशन होता है, ये डेली होता है, जिसमें जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ स्पेशल क्लास में या तो उसका जो है प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ यहाँ पर डेली 12 बजे। जैसे मान के चलिए मैं आपको मिडेवल पढ़ा रहा हूँ या मॉडर्न पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जैसे मैं आपको मिडेवल पढ़ा रहा हूँ तो इसके क्वेश्चन जो है MCQs के माध्यम से वो आपको यहीं पर मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्पेशल क्लास को लेने के लिए आपको एक रेफरल कोड याद रखना है, हरी10, ये अनलॉक कोड है जिसमें स्पेशल क्लास के स्टार्टिंग में आपको डालना है। यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप जो टेस्ट है वो अनअकैडमी के द्वारा करवाया जा रहा है। इस टेस्ट में अगर आपकी रैंक टॉप 3 में आती तो आपको 50% का डिस्काउंट, अगर आपकी रैंक 4 to 100 है तो आपको 25% का डिस्काउंट आपके 1 ईयर के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा। तो आप ये टेस्ट दीजिए और उसके बाद जो है अपनी रैंक को सिक्योर करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर बहुत सारे अच्छे बैचेस जो है अभी स्टार्ट हो रहे हैं। 20 अक्टूबर से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस पूरा करवाया जाएगा 2022 के लिए, साथ में आपको इसमें आंसर राइटिंग बताई जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे, भूपेश पालीवाल सर, रजत शर्मा सर, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, आशीष हरिओ सर, पवन चौधरी सर और गौरव शर्मा सर, ये सभी टीचर्स आपको इसमें पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टारगेट MPPSC प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको जो एक MP स्पेसिफिक क्रैश कोर्स आपको मिलेगा और इस कोर्स में आप 19 अक्टूबर से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं जगमोहन सर और भूपेश पालीवाल सर के साथ। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए, यदि आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपको पड़ेगा 16,000 रुपये का। अगर आप मंथली देखेंगे तो 667 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, और अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये 11,000 रुपये का और पर मंथ ये 917 रुपये का पड़ेगा। देखिए, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मान के चलिए आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप ये ले सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो 12 महीने तक आप जितने भी कोर्सेज इस कैटेगरी में आएंगे, जितने भी टीचर्स इस कैटेगरी में पढ़ाएंगे, उन कोर्सेज़ को आप कई बार देख सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड, सब तरह से आप इन कोर्सेज़ को देख सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन पर। यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड याद रखना है, हरी10। ये रेफरल कोड आपको मेरा याद रखना है, हरी10, ये मेरा रेफरल कोड है, याद रखिएगा। और इसके माध्यम से जो है आप क्या कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप इस क्लास को शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलते रहें। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलेंगे सुबह 9 बजे, रात को और 10 बजे वाली क्लास में भी मिलेंगे और दिन की क्लासेस में भी मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।